क्या रहे, प्लास्टिक का है हमारे पास में। अब देखना, ये देखो, ये अट्रैक्ट हो गया इसकी तरफ, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया, अभी देखना है ना, ये देखो वाला एक चार्ज है और ये वाला एक चार्ज है, मगर दोनों चार्ज एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव ये मुझे नहीं पता। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स। आज हमें हमारा नया चैप्टर चालू करना है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 8th ऑफ साइंस, हमारी 10th क्लास का। इससे पहले हम 2 चैप्टर्स कर चुके जिसमें हमने लाइट की सारी एस्पेक्ट देख ली थी, है ना। लाइट की सारी एस्पेक्ट मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उसके सारे लेंसेज, मिरर, स्फेरिकल लेंसेज, पावर, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, सारी चीजें देख ली। फिर हमने ह्यूमन आई, मतलब इस लाइट को हम जब आंखों से देखते तो उससे क्या क्या फिनोमिना होते हैं, और लाइट के अंदर, सॉरी आई के अंदर कैसी कैसी डिफेक्ट आ सकते हैं, वो सारी चीजें हमने देखी पिछले चैप्टर्स में, 2 चैप्टर्स में, है ना। अब ये जो हमारी फिजिक्स है इस साल की, साइंस की फिजिक्स वाला पार्ट, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। दैट इज एक लाइट से रिलेटेड है और एक है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। तो हमारा एक पार्ट ऑफ द फिजिक्स या फिर एक पार्ट ऑफ दिस बुक कंप्लीट हो गया है। एक और पार्ट बाकी है हमारे पास में फिजिक्स का, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें 2 चैप्टर्स है हमारे पास में, एक है इलेक्ट्रिसिटी और एक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसके बाद में एक और चैप्टर है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, वो एकदम लल्लू सा चैप्टर है, तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। उसमें खाली डेफिनेशन है। तो 2 चैप्टर्स है हमारे पास में अभी मेजर, जो बहुत अच्छे हैं या फिर बहुत समझने लायक है, वो बहुत रियल लाइफ से रिलेटेड है, वो है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। अब आज हमें चालू करना है इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, इसके बाद में हम चालू करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया क्या क्या करना है हमें इस चैप्टर में, या फिर आगे आने वाले लेक्चर्स में, या फिर आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो आज हमें स्टार्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के एस्पेक्ट को देख के, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से कुछ अलग सोच को लेके, इलेक्ट्रिसिटी की कुछ अलग सोच को लेके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8th इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी में बताने से पहले, या फिर ये इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, वो मैं आपको बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी आई कहाँ से, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की जड़ें कहाँ पे। अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, या फिर नॉर्मली भी कहीं पे बुक्स में देखता हूँ, या फिर मैं नॉर्मली भी कभी किसी से, साइंटिस्ट से या फिर किसी टीचर से भी पूछता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है भैया, आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो वो बोलेगा सिंपली, अगर आप बच्चे हो तो सिंपली बोलेगा कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे हमारे पास में पिछले साल मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी थी ना, कैसी मैकेनिकल फॉर्म, कैसी, अगर चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट, वो किसी एनर्जी के साथ में चल रहा है और मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी है ना। अगर एक एनर्जी की फॉर्म जो उसकी पोजीशन चेंज करवा रही है, उसको मैं बोलता हूँ मैकेनिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होगा वो हम देखते हैं। समझ में आया यहाँ तक। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, या फिर ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वो देखते हैं। वो आई कहाँ से, वो भी देखते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी आपको दिख रही होगी, लाइट हमारे पास में आ रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी से ये सारी चीजें चल रही है, ये तो चलाया ही नहीं मैंने, है ना। सो इलेक्ट्रिसिटी से ये सारी चीजें चल रही है हमारे पास में, और ये बल्ब चल रहा है, ये लाइट चल रही है, कैमरा चल रहा है, ये फोन चल रहा है, मैं चल रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, है ना। ये मसल्स मेरी हिल रही है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ये बायोलॉजी का टॉपिक है ऑल्दो। सो मेरी मसल्स हिल रही है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ये लैपटॉप भैया चल रही है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, रिकॉर्ड कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। ये मतलब बहुत सारी बुकिश लैंग्वेज हो गई, मगर इसका सही में एक्चुअल में बहुत रोल होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का हमारी लाइफ में, लाइट में, और बहुत सारी चीज़ों में, पानी गर्म करने में, और भी बहुत सारी चीज़ों में, पंखे में, फैन में, लाइट में, बहुत सारी चीज़ों में इसका रोल होता है। मगर ये इसकी जड़ें कहाँ से? वो इतना डेवलप्ड हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है, लेकिन इसका बेसिक चीज़ क्या है? जैसे मेरे पास में 1 पॉइंट से, 2 पॉइंट से, 3 पॉइंट से, बहुत सारे पॉइंट से मैं एक अलग शेप बना देता हूँ ना, इतने सारे पॉइंट से सर्कल बना देता हूँ, 1-2 पॉइंट से मैं लाइन बना देता हूँ, तो एक सिंपल पॉइंट है ना मेरे पास में, उससे मैंने सारी चीज़ें बनाई। एक मेरे पास में अल्फाबेट्स थे, या फिर इतने सारे नंबर्स थे मेरे पास में, उससे मैंने इतनी सारी इक्वेशंस बना दी, है ना? तो एक सिंपल बेसिक चीजें थी मेरे पास में, उससे मैंने इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीजें बनाई। एक मंजिला इमारत होती है, या फिर 1 फ्लोर वाली बिल्डिंग होती है, उसके बावजूद मैं इतनी सारी ऊपर वाली बिल्डिंग्स बना देता हूँ ना, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट करता हूँ, या फिर एडवांस करता हूँ हमारी अप्रोचेस को। तो हमारे पास में एडवांस अप्रोच है हमारे पास में, तो इसकी रूट या फिर बेसिक फंडामेंटल चीज क्या है वो देखते हैं।
ठीक है, तो मैं टॉपिक डालता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा टॉपिक क्या है, चार्ज। चार्ज मेरे पास में है इस इलेक्ट्रिसिटी का फंडामेंटल टॉपिक या फिर इस इलेक्ट्रिसिटी की फंडामेंटल चीज। अब ये कैसे आई या फिर इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। मेरे पास में पिछले साल, सॉरी, तो मेरे पास में पिछले साल एक ग्रेविटेशन वाला टॉपिक था, या फिर अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो तो भी मैं बता देता हूँ। हमने पिछले साल ग्रेविटेशन पढ़ा था। ग्रेविटेशन में क्या था, कोई भी बॉडी जिसके पास में मास है या फिर कोई भी चीज जिसके पास में अपना मास है या फिर खुद का मास लेके चलती है, वो एक दूसरी बॉडी को जिसके पास में मास है उसको अट्रैक्ट करती है, उसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है। हमेशा अट्रैक्टिव होता है वो फोर्स, ठीक है। तो कोई भी बॉडी हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है जिसके पास में मास है, ठीक है, जिसके पास में मास है वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है। अब चार्ज का भी ऐसा ही है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो था, वो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव था, वो एक फंडामेंटल फोर्स था। कैसे, हर एक बॉडी के पास में मास होगा, तो हर एक चीज के पास में मास है, तो हर एक बॉडी के ऊपर वो ग्रेविटेशन का लॉ वैलिड होता है। समझ में आया यहाँ तक? तो ग्रेविटेशन का लॉ हमेशा वैलिड था, दैट इज अट्रैक्टिव। जिसके पास भी मास है वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी एक दूसरे के ऊपर। अब वो जाते क्यों नहीं है एक दूसरे के पास में, क्योंकि मासेस बहुत स्लो लो मतलब मासेस बहुत कम होते हैं और जी की वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसलिए वो मासेस इतना अट्रैक्टिव फोर्स हो नहीं पाता है। ऑल्दो ये हमारे यूनिवर्स में जो सोलर सिस्टम है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही इतने मतलब अपने जो काम कर रहे हैं वो उसी की वजह से कर रहे हैं, है ना। सो चार्ज क्या है मेरे पास में वो देखते हैं। ये तो हमने ग्रेविटेशन की बात कर दी। चार्ज क्या है? चार्ज भी एक ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी है। चार्ज भी एक ऐसी ही फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। अब मेरे पास में क्या था कि देखो, मेरे पास में एक मास था पिछले साल और दूसरा मास था, ठीक है। एक बॉडी थी ये और एक बॉडी थी ये, है ना। एक मास था इसके पास में और एक मास था इसके पास में। मेरे को ये पता है कि एक बॉडी में भी बहुत सारी बॉडी छुपी हुई होती है। अगर मैं इसको दो मास में डिवाइड कर दूं ऐसे, और अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो वो भी बॉडी बन गई। ये दो अलग अलग बॉडी है ना, तो मैं कितनी छोटी बॉडी बना सकता हूँ ये मेरे ऊपर है। मैं एटम तक छोटी बॉडी बना सकता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तक छोटी बॉडी बना सकता हूँ। तो जितनी छोटी बॉडी बनाऊंगा वो उसके पास में भी मास होगा। मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। कितनी भी छोटी बनाओ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तक बना सकता हूँ ना। ऑल्दो और आगे भी जा सकते हैं, लेकिन अभी तक 10th क्लास तक हम नहीं जा सकते। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तक जा सकते हो। तो जितनी भी बॉडीज है मेरे पास में, जितनी भी बॉडीज है मेरे पास में, मान लो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है ना। इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। माइनस और प्लस क्यों लगाया अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास है और उसका प्रोटॉन का भी कुछ मास है ना। इसका मास है और प्रोटॉन का भी मास है। समझ में आता है? उसका प्रोटॉन का ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होता है। चलो यहाँ तक मुझे समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है, प्रोटॉन का कुछ मास है। और ये फंडामेंटल या फिर बहुत ही स्लोएस्ट लोएस्ट यूनिट है मेरे पास में किसकी, मास की। इसके इससे ज्यादा और डिवाइड नहीं कर सकता मैं 10th क्लास तक, है ना। ये लैपटॉप जी रिकॉर्डिंग बंद कर दी क्या आपने? नहीं नहीं कर रहे। तो मेरे पास में एक छोटा सा मास है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ऑल्दो न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन अभी मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ। थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा क्यों कर रहा हूँ। सो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, इसके पास में मास है, इसके पास में मास है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। अभी मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की क्यों बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव। यहाँ तक मुझे समझ में आया। लेकिन मैं आपको ऐसा बोलूं कि ग्रेविटेशन के अलावा भी एक और ऐसा फोर्स होता है, एक और ऐसा फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो लगाता है रिपल्शन का फोर्स, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगाता है अट्रैक्शन का फोर्स। ये रिपल्शन, और प्रोटॉन में भी लगता है रिपल्शन का फोर्स। मतलब कि एक ये दोनों ऑपोजिट चीजें या फिर एक दोनों अलग चीजों के बीच में लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, और दोनों सेम सेम चीजों में लगेगा रिपल्सिव फोर्स, है ना। यहां तक बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है रिपल्शन, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग रहा है रिपल्शन, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। एक ऐसा फोर्स है, अब कहां से आया ये नहीं पता, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल कर रहे हैं। एक जैसी चीजें रिपेल कर रही है और ऑपोजिट चीजें अट्रैक्ट कर रही है। समझ में आया यहाँ तक? फिर इन्होंने चार्ज को इंट्रोड्यूस किया।
जैसे मेरे पास में मास एक फंडामेंटल फैक्टर था ग्रेविटेशन को डिफाइन करने के लिए या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करने के लिए, इन्होंने क्या किया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऐसी चीजें फैक्टर डिफाइन किए। जैसे ग्रेविटेशनल में मेरे पास में मास डिफाइन किया था, इन्होंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को डिफाइन किया कि प्रोटॉन भी अपने पास में कुछ चार्ज लेके चलता है और इलेक्ट्रॉन भी अपने ऊपर कुछ चार्ज लेके चलता है। इलेक्ट्रॉन भी कुछ अपने ऊपर चार्ज लेके चलता है और प्रोटॉन भी अपने ऊपर एक चार्ज लेके चलता है। समझ में आया यहाँ तक? लेकिन हुआ क्या, चलो चार्ज तो लेके चल रहा था, तो अट्रैक्ट और रिपेल, प्रोटॉन प्रोटॉन एक मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन का फैक्टर कैसे आया कि भाई प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, मगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने चार्ज तो डिफाइन कर दिया, मगर ऐसा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर और मैं क्या इंक्लूड करूं ताकि मैं ये भी डिफाइन कर सकूं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक जैसी चीजें तो रिपेल कर रही है और अलग अलग चीजें अट्रैक्ट कर रही है। तो इन्होंने एक और चीज बताई कि अगर मैं इसके मास को इसके चार्ज को लेता हूं पॉजिटिव, अगर मैं इसके चार्ज को लेता हूं पॉजिटिव, तो मेरे को इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लेना पड़ेगा इसका बिल्कुल ऑपोजिट। क्वांटिटी में कम नहीं है, मान लो ये +2 हुआ तो ये -2, इधर पीछे वाला नहीं, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है लेकिन उसी फैक्टर में। ठीक है, मतलब +2 है, अगर +2 का फैक्टर प्रोटॉन का है और -2 फैक्टर है इलेक्ट्रॉन का मेरे पास में, तो इसका मतलब ये नहीं है इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन से कम है, कम नहीं है, सेम है लेकिन ऑपोजिट है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये मान लो +2 है तो ये माइनस है, बिल्कुल उसका ऑपोजिट, कम नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कम नहीं है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। यहां तक आई बात समझ में? तो प्रोटॉन पे कुछ चार्ज होता है जिसको मैं पॉजिटिव से डिनोट करता हूं और इलेक्ट्रॉन पे कुछ चार्ज होता है जिसको मैं नेगेटिव से डिनोट करता हूं। समझ में आया यहां तक? इसका बिल्कुल ऑपोजिट, कम नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं इसका बिल्कुल ऑपोजिट। समझ में आया यहां तक कि प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव। और उन्होंने ये बोला कि एक जैसे चार्ज, जिसके भी ऊपर एक जैसा चार्ज होगा, वो एक दूसरे को करेंगे रिपेल। मान लो यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो एक जैसा चार्ज हो गया तो रिपेल, और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, लाइक वाले एक जैसे मतलब लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। ये होता है हमारे पास में ये चार्ज का कॉन्सेप्ट कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। सो मुझे चार्ज का कॉन्सेप्ट बेसिकली समझ में आया कि अच्छा जी, मेमोरी फुल। सो चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है कि पॉजिटिव वाले मतलब एक जैसे चार्ज रिपेल करेंगे और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। यहां तक मुझे समझ में आया। तो मतलब कि अट्रैक्शन होगा और रिपल्शन होगा चार्ज की वजह से। यहां तक समझ में आया। इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा सा दूर है, यहां तक चार्ज समझो, फिर अपन आगे चलते हैं, फिर अपन देखते हैं कि ये चार्जेस कैसे कैसे काम करते हैं या फिर ये चार्जेस का क्या रोल होता है इलेक्ट्रिसिटी में। समझ में आया? चलो, चार्ज का रोल देखते हैं अब हम इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। अब उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये चार्ज आएंगे कैसे या फिर हम चार्ज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी तक समझ में आया कि पॉजिटिव या फिर एक जैसे चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। मैं लिख देता हूँ। सो अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चलो यहां तक तो मुझे समझ में आया, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताता हूं कि देखो, मेरे पास में चार्जेस कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं। मास मेरे पास में एक ही तरीके का होगा, जिसके पास में मास है, चलो मैंने कैलकुलेट कर दिया केजी की फॉर्म में कि मास इस फॉर्म में होगा, प्लस की फॉर्म में, जो भी फैक्टर ले रहा हूं मैं, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो, है ना। लेकिन चार्ज मेरे पास में दो तरीके का आया था। एक था मेरे पास में क्या, पॉजिटिव चार्ज, और एक था मेरे पास में नेगेटिव चार्ज। एक था मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज और एक था मेरे पास में नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज को कैलकुलेट कौन कर रहा था या फिर पॉजिटिव चार्ज को कैलकुलेट करने की फंडामेंटल चीज क्या थी। जैसे मेरे पास में ग्रेविटेशन में मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी, या फिर एटम्स का मास कैलकुलेट कर लो तो मेरे पास में सारी चीजें आ रही थी। तो पॉजिटिव चार्ज को कैलकुलेट करने का फैक्टर क्या है, इट इज, या फिर इट इज कैलकुलेटेड बाय, या फिर इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किस फॉर्म में कैलकुलेट करें। इसको हम कैलकुलेट करेंगे प्रोटॉन्स की फॉर्म में, प्रोटॉन्स।
नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन में ही होता है ना, इलेक्ट्रॉन में तो होता नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन में तो नेगेटिव होता है। और नेगेटिव चार्ज कौन निकाल रहा था, या फिर नेगेटिव चार्ज किसके पास में था, इलेक्ट्रॉन के पास में। तो फंडामेंटल कैलकुलेटिंग फैक्टर क्या आया पॉजिटिव चार्ज के लिए, प्रोटॉन, और फंडामेंटल नेगेटिव चार्ज के लिए फैक्टर आया इलेक्ट्रॉन। फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल चीजें क्या आई, या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या आई, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के लिए और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के लिए। तो अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज निकालना है तो मैं प्रोटॉन को ऐड कर दूंगा, और नेगेटिव चार्ज निकालना है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूंगा। यहां तक आई बात समझ में? चलो, ये तो मुझे समझ में आया कि दो तरीके के चार्ज आए एक एटम के अंदर, या फिर इस यूनिवर्स में दो तरीके के चार्ज प्रेजेंट होते हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। यहां तक आई बात समझ में? चलो, लेकिन मैं अभी आपका एक मिथ दूर करता हूं थोड़ी देर में। दो तरीके के एक्चुअल में होते नहीं है। तो अब हम चलते हैं एटम के अंदर, क्योंकि हम अगर किसी बॉडी में चार्ज कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसमें होते हैं, एटम के अंदर। तो एटम को पहले कैलकुलेट, या फिर एटम को देखते हैं कि एटम कैसा दिखता है, फिर कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में एटम है, मान लो हीलियम एटम, ये पॉजिटिव चार्ज इसका न्यूक्लियस, और यहाँ पे मेरे पास में इसके दो इलेक्ट्रॉन हीलियम के। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। तो इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे, 2, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2। यहाँ तक आई बात समझ में? न्यूट्रॉन की बात अभी मैं नहीं कर रहा, है ना। न्यूट्रॉन पे वैसे भी जीरो चार्ज होता है, उसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 1, और यहाँ पे 2। ठीक है। अब आपका ये ऐसा सवाल हो सकता है कि भैया ये न्यूक्लियस में दो दो प्रोटॉन है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका, आपका ये सवाल बहुत वैलिड है, आपको पूछना चाहिए टीचर से कि क्यों नहीं कर रहे। तो इसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस से अट्रैक्ट होते रहते हैं, या फिर इनके अंदर एक और फोर्स एक्ट करता है जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जो इनके रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होता है, इसलिए वो अंदर ही बैठे रहते हैं। यहाँ तक आई बात समझ में? ऑल्दो ये हायर स्टडीज में आएगा आपके, लेकिन मैंने आपको बता दिया, आपको क्यूरियोसिटी हुई होगी कि भैया ये प्रोटॉन प्रोटॉन है तो रिपेल क्यों नहीं कर रहे। तो रिपेल कर रहे हैं, लेकिन इनको एक और फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है जो इनके रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा है, इसलिए वो रिपेल होके दूर नहीं जा रहे। यहाँ तक आई बात समझ में? तो अब क्या हुआ कि अगर मुझे इस पूरे हीलियम वाले एटम पे चार्ज निकालना पड़ा, नेट चार्ज निकालना पड़ा, तो कितना आएगा? देखो, इसके प्रोटॉन पे, एक प्रोटॉन पे दो कितने हो गए, 2 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन पे मान लो चार्ज आया एक्स, ठीक है, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना, एक्स। 2 प्रोटॉन पे कितना हो गया, 2x। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी होगा एक्स, लेकिन माइनस में। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम रहता है, लेकिन ऑपोजिट होता है एक दूसरे का। समझ में आया? तो -x, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो 2x कैंसिल हुआ, आंसर कितना आया, 0। तो अभी ये चार्ज बॉडी नहीं है, इस पे कोई चार्ज, नेट चार्ज 0 है। ऑल्दो इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन ये अभी तक चार्ज नहीं है। अगर मैं चार्ज करना चाहूं तो इसके इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन की क्वांटिटी बढ़ानी या फिर घटानी पड़ेगी, ताकि मैं इसके चार्ज अनइक्वल कर सकूं, ताकि मेरे पास में एक नेट चार्ज यहाँ पे आए, 0 ना आए। ठीक है। सो अगर मैं इसके अंदर 3 प्रोटॉन डाल दूं तो यहाँ पे कितना होगा, 3x। तो यहाँ पे एक बचेगा ना, प्लस का x, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव प्लस का x आएगा। अब सवाल ये उठता है कि आप यहाँ पे प्रोटॉन लाए कहां से, आप यहाँ पे प्रोटॉन लाए कहां से? भैया आपने पढ़ा था, आपने पिछले साल ये पढ़ा था कि आप या तो इलेक्ट्रॉन को भेज सकते हो या तो इलेक्ट्रॉन को ला सकते हो। आप प्रोटॉन न्यूक्लियस से ना तो निकाल सकते हो ना तो अंदर डाल सकते हो। उसको डालने के लिए या फिर निकालने के लिए इतने अलग अलग प्रोसेसेस है, उनको न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। और अगर प्रोटॉन निकल गया ना, एटॉमिक बॉम्ब बन जाता है। ठीक है। तो प्रोटॉन ना तो निकलता है अभी के लिए, ना तो आता है। जाएंगे क्या, इलेक्ट्रॉन, और आएंगे क्या, इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज होगा बॉडी, या फिर बॉडी को अगर चार्ज करना हुआ या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो मेरे को या तो इलेक्ट्रॉन भेजने पड़ेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, है ना। तो सारा इलेक्ट्रॉन का खेल है। यहाँ तक आई बात समझ में? ये सारी रामायण मेरे को इसलिए बतानी पड़ी कि मैं आपको बता सकूं कि इलेक्ट्रॉन के का फंडामेंटल रोल होता है इन बॉडी को चार्ज करने में, या फिर किसी भी बॉडी को चार्ज करने में, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, दोनों में।
ठीक है। तो अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो यहाँ पे कितना बचा, एक ही है, यहाँ पे एक फैक्टर कितना है x, और अगर मैंने इसमें एक और एक्स्ट्रा डाल दी तो यहाँ पे 3x आ जाएगा, 2x की जगह -x बचा। यहाँ तक आई बात समझ में? तो या तो मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन भेज दूंगा तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, यहां तक मुझे चार्ज का कॉन्सेप्ट पता चला कि ये चार्ज होते क्या है। अब चार्ज को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखो। तो अब हमारे पास में फंडामेंटल फैक्टर क्या बचा, चार्ज को कैलकुलेट करने का, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन नहीं रहे, प्रोटॉन भैया न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए सो रहे आराम से। ठीक है, सो चार्ज मेरे पास में आया ना। अब चार्ज को मैं डिनोट करता हूँ क्यू से, या तो कैपिटल क्यू या फिर छोटा क्यू, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सो चार्ज को मैं डिनोट करता हूँ क्यू से। अब हुआ क्या कि चार्ज को भैया डिफाइन करो या फिर चार्ज को कैलकुलेट करो तो चार्ज का कुछ फैक्टर निकालो, तो चार्ज की कुछ यूनिट भी डिफाइन करनी पड़ेगी, है ना। चार्ज की कुछ यूनिट भी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो जिसने ये लॉ दिया था, आगे आप 12th क्लास में पढ़ोगे, कुलॉम्स लॉ इन चार्जेस से रिलेटेड, ये फोर्स को निकालने से रिलेटेड, तो जिसने दिया था उन्हीं के बेसिस पे इस चार्ज की वैल्यू है या फिर चार्ज की एसआई यूनिट है। तो द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, या फिर इसको डिनोट करते हैं या फिर लिखते हैं कूलॉम, सी से डिनोट करते हैं, और कूलॉम इसकी एसआई यूनिट होती है। कूलॉम्स लॉ आप 12th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, सो एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस क्या है, कूलॉम। अगर मेरे को कैलकुलेट करना पड़ा, 1 कूलॉम आया, 2 कूलॉम आया, 3 कूलॉम आया, तो इसकी यूनिट समझ में आया यहाँ तक, ये होती है चार्ज की यूनिट। अब सवाल ये आता है कि इसका फॉर्मूला क्या है ना। सवाल ये आता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, कि भैया कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखो कि क्यू का क्या फॉर्मूला बनेगा। मैं चार्ज कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ देखना, है ना। चार्ज कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ देखना। मेरे पास में कोई एटम है, यहाँ पे उसका न्यूक्लियस है, मान लो इसके अंदर 10 प्रोटॉन थे, ही ली बी ब क न ओ फ नी, नियॉन है ना, ये नियॉन वाला एटम है। या फिर मान लो सोडियम ले लो, 11 प्रोटॉन्स, सोडियम भैया बहुत अच्छे हैं, सोडियम एटम, दैट 11 प्रोटॉन और 11 इनके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब वो शेल वगैरह मैं नहीं बना रहा, तीन शेल बनेगी इसमें, 2, 8 और 1। ठीक है, चलो आज छोड़ो, बना ही देता हूँ, आप भी क्या याद रखोगे। और ये एक और शेल, यहाँ पे कितना, एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक आई बात समझ में। अब भी इसके इस एटम के ऊपर नेट चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन 11 है और प्रोटॉन भी 11 है, तो नेट चार्ज कितना है, 0। यहाँ तक आई बात समझ में। अब मैंने पिछले साल ये भी पढ़ा है कि एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आता है और नेगेटिव चार्ज भी आता है, तो वो कैसे आया वो देखना। देखो, सोडियम क्या करता है, एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और बनाता है Na+ आयन। अब ये कैसे बना, Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज कैसे आया वो देखना। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। पहले 11 थे तो नेट इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। मगर प्रोटॉन तो उतने ही है ना, प्रोटॉन तो उतने ही, तो कितने बचे, 11 प्रोटॉन। तो नेट चार्ज मेरे पास में कितना आया, एक पॉजिटिव प्रोटॉन, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज आया बेसिकली। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो चार्ज करना है तो मेरे पास में या तो इलेक्ट्रॉन भेजने पड़ेंगे या तो इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। यहाँ तक आई बात समझ में। तो अगर मेरे को किसी बॉडी के ऊपर चार्ज निकालना है तो इलेक्ट्रॉन जितने भी इलेक्ट्रॉन या तो गए या तो निकले हैं, उतने से मैं उसके एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, लिख देता हूँ मैं। द चार्ज on an electron is -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर मुझे इसके ऊपर चार्ज निकालना पड़ा तो कितना होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आया ना, तो इधर कितना है, एक
इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो एक मतलब यहाँ पे मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, एक प्रोटॉन पे कितना होगा उतना ही, लेकिन प्लस की फॉर्म में, ठीक है। प्रोटॉन पे कितना होगा +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो इसके Na के ऊपर कितना आएगा 1, एक पॉजिटिव चार्ज 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। वही अगर इस पे माइनस होता तो ये आता, वही अगर इस पे +2 होता तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। तो अगर मेरे को इसका फॉर्मूला लिखना पड़ा तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन का चार्ज का डिफरेंस है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लो, तो जितने भी नंबर है मेरे पास में उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.6 से इंटू 10 टू द पावर -19 से, ठीक है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। ये होता है मेरे पास में फॉर्मूला नंबर ऑफ चार्ज निकालने का या फिर नेट चार्ज निकालने का। सो ये होता है मेरे पास में फॉर्मूला निकालने का किसका, एक नेट चार्ज निकालने का किसी भी बॉडी पे। मान लो इसके ऊपर +10 चार्ज आया तो +10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कितना होगा इसके ऊपर नेट चार्ज। यहाँ तक आई बात समझ में? तो ऐसे निकालता हूँ मैं किसी भी बॉडी पे नेट चार्ज। चलो यहाँ तक आई बात समझ में, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब अगला एक और टॉपिक है मेरे पास में, एक छोटा सा टॉपिक जो कि बहुत पूछा जाता है, फिर जो कि बहुत अच्छा सा टॉपिक है, थोड़ा सा लॉजिकल है, वो होता है कि इज चार्ज क्वांटाइज्ड। क्या चार्ज क्वांटाइज्ड है? इसका मतलब क्या होता है थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। चार्ज क्वांटाइज है या नहीं उसका मतलब समझते हैं। चार्ज क्वांटाइज है या नहीं इसका मतलब क्या है कि चार्ज एक फिक्स क्वांटिटी की फॉर्म में ही जाएगा या फिर एक फिक्स क्वांटिटी की फॉर्म में ही आएगा। मैं बॉडी पे चार्ज कैसे निकाला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करके, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है उतना, उससे मैं चार्ज निकाल रहा था, ठीक है। अब मान लो मेरे पास में एक ऐसा फैक्टर आया कि जो कि होगा मान लो कि 0.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ऐसा कुछ चार्ज है मेरे पास में, आप ऐसा बताओ कि क्या ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है या फिर नहीं। अब मेरे को ऐसा चार्ज एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालूं, देखो मेरे पास में नेट चार्ज कितना है Q, Q की वैल्यू क्या है 0.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इक्वल्स n निकालना पड़ेगा मेरे को। कैसे n, क्योंकि गिवन नहीं है, E मेरे पास में है क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। समझ में आया तक? अब पॉजिटिव नेगेटिव उसका रोल चार्ज छोड़ दो, कितना भी है मेरे पास में चलेगा। 10 टू द पावर -19 10 टू द पावर -19 कैंसिल, एंड कितना आया 0.8 अपॉन 1.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये कितना आया 1/2 दैट इज 0.5। सो n कितना आया 0.5, मतलब कि आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा। आधा इलेक्ट्रॉन जा सकता है क्या? जाएगा तो एक जाएगा, जाएगा तो दो जाएगा, जाएगा तो तीन जाएगा, चार जाएगा, पांच जाएगा, 1 करोड़ जाएगा, 1 लाख जाएगा, लेकिन 1.5 2.5 0.5 नहीं जाएगा। ऐसे फ्रैक्शनल डिजिट में चार्ज नहीं जा सकता है, फिर इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकते ना। इलेक्ट्रॉन एक फिक्स क्वांटिटी है ना मेरे पास में, है ना, तो जाएगा तो पूरा जाएगा, आधा होके तो नहीं जा सकता। समझ में आया यहाँ तक? तो चार्ज हमेशा एक फिक्स क्वांटिटी में जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल्स में जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन 2 इंटू इलेक्ट्रॉन 3 इंटू इलेक्ट्रॉन, ऐसा 1.5 2.5 नहीं जाएगा, हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होगी, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती। इसका ये होता है हमारे पास में कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज रहता है, चार्ज एक फ्रैक्शनल डिजिट की फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं जा सकते, है ना। तो देखो एक और सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लो मेरे पास में एक बिल्डिंग है पूरी, ये मैंने पिछले साल भी करवाया था एग्जांपल। मान लो मेरे पास में एक बिल्डिंग है, इसमें मेरे पास में 100 रूम है, पूरी बिल्डिंग में 100 रूम है, ठीक है, 100 रूम है। तो एक रूम का किराया है मेरे पास में 10,000 रुपये। एक रूम का रेंट कितना है मेरे पास में 10,000 रुपये, या फिर 100 फ्लैट्स है, एक फ्लैट का कितना किराया 10,000 रुपये। लैंडलॉर्ड आया या फिर उस जो भी उस बिल्डिंग का मालिक है वो आया किराया लेने, महीने का, है ना, महीने का किराया लेने आया, सारी बिल्डिंग से उसने किराया लिया, तो उसका टोटल किराया कितना आएगा, एक बिल्डिंग का कितना है 10,000 रुपये, मल्टीप्लाई बाय जितनी भी बिल्डिंग्स है या फिर जितने भी फ्लोर्स है ना, या सॉरी जितने भी फ्लैट है। तो ये हो गया मेरे पास में जितने भी फ्लैट, क्या हो गया n, और इनटू क्या है मेरे पास में एक फ्लैट की प्राइस।
एक फ्लैट का रेंट, तो वो चार्ज हो गया और वो एन हो गया। तो मेरे पास में कितना आएगा, नेट रेंट या फिर नेट उसकी प्रॉफिट या फिर नेट कमाई उसकी कितनी हुई। तो 100 थे तो 100 से मल्टीप्लाई किया 10,000 को, अगर 30 होते तो 30 से करते, 20 होते तो 20 से करते, है ना, 15 होते तो 15 से करते। आधा फ्लैट तो दे नहीं सकता ना वो, आधा फ्लैट तो दे नहीं सकता क्योंकि फ्लैट तो पूरा है। अगर रहेगा तो एक मतलब एक पूरी फैमिली या फिर जितनों को भी रहना है ना, आधा तो कर नहीं सकता, ऐसे पार्टीशन तो हो नहीं सकता ना, पूरा फ्लैट तो एक ही रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ में आया यहाँ तक? ये होता है हमारे पास में क्वांटाइजेशन और चार्ज का कॉन्सेप्ट। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं इस लेक्चर के लिए। अगले लेक्चर से हम करंट के बारे में पढ़ेंगे, करंट क्या होता है, करंट कैसे आता है, चार्ज के फ्लो से आता है, वो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। सो अभी तक के लिए इतना ही था। चार्ज के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना। एक क्वेश्चन करा देता हूँ उससे पहले में, है ना। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलॉम चार्ज। 1 कूलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, मेरे पास में फॉर्मूला सीधा सीधा लिख देते। क्या है, Q इक्वल्स एनी, Q कितना है 1 कूलॉम, और N निकालना है हमको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और एक पे कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं करनी, हमें N निकालना है, वो पॉजिटिव में आएगा, है ना। तो N कितना आएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। पॉइंट हटाया, एक जीरो आया, ऊपर भेजा इसको 10⁻⁻19 को क्या होगा 10⁻19 10/16। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसके एक जीरो उधार लेते हैं, फिर एक 10 उधार लेते हैं, तो कितना होगा 10⁻18 अपॉन, ये क्यों किया, सॉल्व करने के लिए। n इक्वल्स कितना आएगा 100/16 इंटू 10⁻18, ये होगा 58 425 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो कि भैया आपने तो बोला था कि चार्ज फ्रैक्शनल डिजिट में आ ही नहीं सकता है, फिर पॉइंट में तो आ ही नहीं सकता, इंटीजर में ही आएगा, तो आप यहाँ पे कैसे बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, तो पॉइंट में आ रहा है। लेकिन भैया ध्यान से देखो, इसके बाद में भी ये डिजिट है 10⁻18, तो इसको मैं फुल्ली लिखूंगा ना या फिर टोटल लिखूंगा तो कितना आएगा, n इक्वल्स 6 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो खाली एक कूलॉम चार्ज में, कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इतने। भैया आप कॉमा कॉमा लगाते लगाते थक जाओगे। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है एक कूलॉम चार्ज में, भैया इतने बहुत सारे, भैया लाख में भी नहीं है, करोड़ों में भी नहीं है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन में भी नहीं है, बहुत आगे है ना। तो एक कूलॉम चार्ज में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने। तो फ्रैक्शनल डिजिट तो नहीं है ना, पॉइंट में भी नहीं है, वो आगे और फर्दर सॉल्व हो सकता था, इसलिए मेरे पास में ऐसा आया। और अगर आपके पास में ऐसी फ्रैक्शनल डिजिट आ गई जो आगे भी फर्दर ऐसे नहीं हो रही है, ऐसे इंटीजर फॉर्म में नहीं आ रही है, तो आप बोल देना कि ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे मेरे पास में पिछले वाले में 0.5 आई थी ना, तो आप ऐसे लिख देना कि दिस चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो ये क्वेश्चन था मेरे पास में। अगले लेक्चर में मिलते हैं करंट के साथ में और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ में। ठीक है, उसमें मैं आपको ये मटके के बारे में भी बताऊंगा, ये मटके के बारे में। ठीक है, ये मटके के बारे में बताएंगे और भी कुछ पढ़ेंगे, देखते क्या लेके आ सकते हैं। ठीक है, सो चलते हैं अब हम, बाय बाय।